हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। ये जो वीडियो है दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो इस वीडियो में हम बेसिकली एक बहुत ही ज़रूरी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस। तो अगर हम पर्टिकुलरली अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसके ऊपर रिसेंट पास्ट में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज रह चुकी हैं बिकॉज देयर हैज बीन ए कांस्टेंट टसल बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी इन द कंट्री। ओके, तो इसी बात को लेके यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के टॉपिक को लेके एक टसल सा एक क्लैश सा रहा है हमेशा से लेके बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। तो उसके ऊपर जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली इसमें जो है एनजेएससी के बारे में, आपकी कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, तो ये सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो प्लीज़ इसे जरूर एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारी वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो है कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन। ओके, एज द हेडिंग इटसेल्फ सजेस्ट, जो हमारा ये वर्ड है कंसल्टेशन, इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी रहा है हमेशा से। तो ये क्या है, इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं एक ओवरव्यू। देखिए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया, जो अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रोविजंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और उसमें लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड इवन हाई कोर्ट अगर उन्हें नेसेसरी लगे हो, इवन द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, तो इन दैट केस द वर्ड दैट कम्स इज कंसल्टेशन। जो कंसल्टेशन वर्ड आता है इसके ऊपर सारा जो चर्चा अभी हम करने वाले हैं। तो इसी की वजह से, इसी एक वर्ड की वजह से जो भी सारा प्रॉब्लम्स या फिर जो भी सारा क्लैश टसल देखने को मिल रहा है वो ओनली बिकॉज ऑफ दिस वर्ड दैट इज नोन एज कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या वो जो प्रॉब्लम है, वो इश्यू तक क्या है। ओके, देखिए जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया कि कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट, हमारे कोई भी जजेस को अपॉइंट करने के लिए कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस और डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस से। तो वो जो कंसल्टेशन का रिकमेंडेशन होगा, यानी कि जो भी वो जजेस रिकमेंड करेंगे, वेदर दैट विल बी बाइंडिंग और नॉट ऑन द प्रेसिडेंट, यानी कि वो जो रिकमेंडेशन देंगे वो मानना जरूरी है कि नहीं ऑन दैट टॉपिक, दैट इज द की क्वेश्चन इन दिस केस। ओके, वो हमारा मेन क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारा प्रोविजंस है। देखते हैं, पहले देखिए द सुप्रीम कोर्ट इज गिवन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन। अगर हम देखेंगे अभी आगे तो ये कंसल्टेशन वर्ड है, इसी के ऊपर बहुत सारे अपना व्यूज, अपना इंटरप्रिटेशन दे चुका है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। ओके, एंड इसी के बेसिस हम ग्रेजुअली जो पास्ट से लेकर यानी कि 1950 से लेकर टिल डेट क्या क्या सारे इवोल्यूशन हुआ है इस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, उसके ऊपर पूरा डिटेल अभी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए हमें जैसे कि पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था जब ए.एन. रे को उनके 3 सीनियर जजेस के रहते हुए भी एज द सीजीआई अपॉइंट किया गया था फर्स्ट टाइम। ओके, जो हमारा कन्वेंशन, जो हमारा ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा था उसे वायलेट करके ओके पहली बार ए.एन. रे को अपॉइंट किया गया था एज द सीजीआई। ओके, तो उस केस में क्या होता है, उसी टाइम से ही जो हम कहते हैं एक फाइट से, एक टसल से शुरू हो गई थी बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। ओके, तो कहीं ना कहीं उसी टाइम से लेके आगे आगे ये जो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती हुई गई। ओके, तो एंड फाइनली जो आया उसके ऊपर एक टाइम ऐसा आया कि जब ये जरूरी बन चुका था ताकि इसके ऊपर कोई एक सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाए ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। ओके, देखते हैं, पहले जो आया उसके ऊपर वो था फर्स्ट जजेस केस जो कि 1982 में आया रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, या फिर कहीं ये जो कंसल्टेशन वर्ड की वजह से ही बेसिकली ये केसेस आया था। देखिए, तो ये जो केस है इसे और भी कहा जाता है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज द एसपी गुप्ता केस। इसे एसपी गुप्ता केस बोल के भी कहा जाता है बिकॉज ही वाज द पर्सन हु फाइल्ड PIL अगेंस्ट दिस टॉपिक। ओके, देखिए, तो बेसिकली इस केस का प्रोविजन क्या था, व्हेन आस्क्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था, क्या पूछा गया था, वेदर द वर्ड कंसल्टेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 124 मीन कंकरेंस, यानी कि ये जो कंसल्टेशन वर्ड है इसका मतलब क्या कंकरेंस है, यानी कि जो वर्ड कंसल्टेशन लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वो बाइंडिंग है ऑन द प्रेसिडेंट, ये हमारा की क्वेश्चन था। ओके, ये केस का बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड दिस एंड डिनाइड सेइंग दैट द कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस एंड इट ओनली इंप्लाइज द एक्सचेंज ऑफ व्यूज। तो उस केस में, दैट इज द फर्स्ट जज केस 1982 में, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या डिसीजन दिया, वो बोले कि ये जो कंसल्टेशन वर्ड है ये बेसिकली ओनली द एक्सचेंज ऑफ व्यूज को मीन्स रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो सिर्फ बोलेंगे एंड दैट इज नॉट कंपल्सरी, नॉट बाइंडिंग और नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द प्रेसिडेंट टू फॉलो इट। ओके, प्रेसिडेंट के ऊपर वो ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी नहीं होता
प्रेसिडेंट चाहे तो मान सकते हैं या फिर डिनाई भी कर सकते हैं, उनके अपने हिसाब से डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट कंसल्टेशन करेंगे। ओके, ये बोला गया था पहले जो केसेस में, फर्स्ट जज केस में। ओके, द प्रेसिडेंट वाज नॉट बाउंड टू मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर सीजीआई अपना रिकमेंडेशन देंगे उसके हिसाब से वो दैट वाज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये था फर्स्ट जज केस का रिजल्ट। ओके, फिर आगे चलते हैं, देखिए बर्थ ऑफ कॉलेजियम। तो फिर ये जो हम कह रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम या फिर जो ग्रुप है जो अपॉइंट करेगी जजेस को, ओके, इसका जो जन्म हुआ या फिर इसका जो कहे हम शुरुआत हुआ वो किस तरह से हुआ उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे कि हम पता है ऑलरेडी हमने फर्स्ट जजेस केस देखी, अभी क्या है देखिए सेकंड जजेस केस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर एक और केस आया सेकंड जजेस केस, इसमें क्या हुआ था बेसिकली देखिए, अनदर पिटीशन वाज फाइल्ड इन 1993। जो सेकंड जजेस केस है ये 1993 में आया बाय द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन है यानी कि SCARA जो हम कह रहे हैं इन शॉर्ट, इन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी ओके अगेंस्ट दिस टॉपिक, एंड इसके जो प्रोविजंस है देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आया, क्या डिसीजन आया था फाइनली। इन द सेकंड जजेस केसेस जो आया था 1993 में, द कोर्ट रिवाइज्ड इट्स अर्लियर रूलिंग एंड चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन टू कॉन्करेंस, यानी कि जो पिछली बार यानी कि फर्स्ट जजेस केसेस में जो भी डिसीजन दिया गया था उसका यहाँ पे रिवर्स डिसीजन दिया गया है, बिल्कुल उल्टा। ओके, यहाँ पे बोला गया कि जो कंसल्टेशन का मीनिंग है वो कंकरेंस है, यानी कि जो भी रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे बाय द जजेस एंड और द CGI टू द प्रेसिडेंट इन रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है ऑन द प्रेसिडेंट। ओके, यानी कि बिल्कुल उल्टा ये जो डिसीजन सुनाया गया था इन द सेकंड जजेस केस। ओके, आगे क्या हुआ देखते हैं। हेंस इट रूल्ड दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे वो बाइंडिंग होगा ऑन द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा, कंपल्सरी होगा, उसे उन्हें उसी रिकमेंडेशन को मान के ही अकॉर्डिंगली जजेस को अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, इन द मैटर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, दिस बिकेम ऑब्लिगेटरी इन द सेकंड जजेस केस, दैट इज इन द ईयर 1993। ओके, तो इसी वजह से क्या हुआ, but the CGI would tender his advice on the matter after consulting two of his senior most colleagues। देखिए एक और पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो चीफ जस्टिस होंगे उनका एडवाइस रहेगा और उनका एडवाइस जो है वो बाइंडिंग रहेगा, बट जो भी एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन देंगे अपना CGI, वो दैट शुड बी आफ्टर कंसल्टिंग टू ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स। उनके जो बाकी के दो सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे उनको ये कंसल्ट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे डिस्कशन करके ही ये रिकमेंडेशन आगे दे सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, एक 3 जजेस का एक ग्रुप बन गया सुप्रीम कोर्ट के इंक्लूडिंग द CGI, 3 जजेस मिलकर अभी एक रिकमेंडेशन भेजेंगे। तो दैट इज व्हाट वी कॉल द ऑरिजिन ऑफ कॉलेजियम। तो वहीं से ये जो कॉलेजियम सिस्टम या फिर एक ग्रुप की जो ये टीम की बात कर रहे हैं हम, जो अपॉइंट करेंगे जजेस को, उसका एक शुरुआत हो गया, दैट इज व्हाट वी कॉल द बर्थ ऑफ कॉलेजियम। ओके, तो ये इसी टाइम से यानी कि 1993 से। मूविंग अहेड देखते हैं फिर क्या हुआ, थर्ड जजेस केस आया, यानी कि एक और केस आया। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ देखते हैं। पहले जो है इन द ईयर 1998 आफ्टर 1993 से इसी तरह चला हुआ आ रहा था अप टू 1998। 1998 में क्या हुआ फिर से, द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट वाज इशूड क्वेश्चनिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन इन द आर्टिकल 124, 217 एंड 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 3 आर्टिकल्स हैं, 3 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 124, 217 और 222 जो है, इसमें जो कंसल्टेशन वर्ड आया था इसका फिर इंटरप्रिटेशन, इसका फिर मीनिंग, इसके ऊपर फिर क्वेश्चन आने लगा। ओके, एंड ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, प्रेसिडेंट्स के रेफरेंस के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था। ओके, बाय KR नारायण, तभी के ये प्रेसिडेंट थे। ओके, तो इनके द्वारा पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से ये क्वेश्चन। तो ये जो कंसल्टेशन वर्ड आ रहा है इन सभी आर्टिकल्स में, ये क्या है, ओके, इनका बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा। तो इसमें क्या आया था उसका रिजल्ट देखते हैं। The court opined that the consultation process to be adopted by Chief Justice required consultation of plurality judges. Okay, तो एक और कंसेप्ट आ गया जो कि है consultation of plurality judges. Okay, तो इस केस में क्या हुआ, the Supreme Court ने ओपिनियन दिया, अपना डिसीजन दिया, जो कंसल्टेशन प्रोसेस रहेगा चीफ जस्टिस का, that will require the consultation of plurality judges. plurality judges का कंसल्टेशन बिल्कुल मैंडेटरी है, बिल्कुल जरूरी है। ओके, वो क्या है देखते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट क्या है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। द सोल ओपिनियन ऑफ CGI डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। देखो प्रीवियस केसेस में टिल 1998 क्या हो रहा था, जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो 2 अपने सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करके रिकमेंडेशन भेजते थे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट के जो CGI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनका सोल ओपिनियन मैटर नहीं रखता, इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बिकॉज ही शुड कंसल्ट हिज व्हाट यू कॉल फेलो मेंबर्स, ये फेलो मेंबर्स जो हम कहते हैं। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस से, सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करके ही अपना रिकमेंडेशन देंगे, उनका सोल ओपिनियन मैटर नहीं रखता। ओके, नेक्स्ट इसमें और भी क्या कहा गया, ही शुड कंसल्ट ए कॉलेजियम।
ओके एक कॉलेजियम से कंसल्ट करेंगे पहले। कॉलेजियम क्या है? ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो अभी जो है इस केस में यानी कि 1998 के बाद ये जो अपना सीजीआई रहेंगे, ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे उनसे कंसल्ट करेंगे। ओके ये जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे इन्हें कहा गया कॉलेजियम। ओके ये जो अभी हम कह रहे हैं ये एक फॉर्मल कॉलेजियम कहा गया। ओके देखिए till 1998 the CJI used to consult only 2 of its senior most judges of the Supreme Court। लेकिन अब क्या किया गया, उन्हें और थोड़ा मजबूती देने के लिए उस कॉलेजियम सिस्टम को, वो अपॉइंटमेंट सिस्टम को और थोड़ा सॉलिडिटी देने के लिए अब ये नंबर बढ़ा के 4 जजेस कर दिया गया। ओके ये 4 जजेस जो है ये कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूट करने लगे, ये जो ग्रुप ओके जो कि अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके तो अभी फिलहाल क्या है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस को वो कंसल्ट करेंगे एंड इवन इफ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन, अगर ये जो 4 जजेस हैं इनमें से अगर 2 भी एडवर्स ओपिनियन देते हैं यानी कि अगेंस्ट में बोलते हैं, देन दैट रिकमेंडेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ओके देन ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। तो इन दैट केस वो रिकमेंडेशन नहीं भेज सकते। यानी कि अगर आपके जो 4 मेंबर्स हैं कॉलेजियम के, 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, उनमें से मिनिमम 3 आपके सहमति प्रकाश करना चाहिए, यानी कि दे शुड एग्री विथ योर रिकमेंडेशन और विथ योर डिसीजन, देन ओनली यू कैन सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट टू अपॉइंट द जजेस। ओके देखते हैं आगे। द कोर्ट हेल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। एक और बात कही गई ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो हमारे चीफ जस्टिस जब भी ये अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे ओके फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो क्या करेंगे, ये पूरे नॉर्म्स और रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने चाहिए और जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू वो सारे प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। देन ओनली वो जो कंसल्टेशन प्रोसेस पूरा कहा जाएगा, माना जाएगा और देन जो रिकमेंडेशन है वो दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। अगर ये सब नहीं करते या फिर किसी भी एक स्टेप छूट जाता है, देन इन दैट केस द प्रोसेस यानी कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस होगा, जो भी रिकमेंडेशन देंगे दैट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये कहा गया ऑन द थर्ड जजेस केसेस। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए इन द वर्डिक्ट, ये जो वर्डिक्ट सुनाया गया थर्ड जजेस केस में, इसमें क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, यहाँ पे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी इशू कर दिए गए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए और इवन हाई कोर्ट्स के लिए भी। ओके विच इज करंटली नोन एज कॉलेजियम सिस्टम, जो कि अभी फिलहाल आज के डेट में हम उसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो एक्चुअल जो फॉर्मल कॉलेजियम सिस्टम यही से शुरू हुआ थर्ड जजेस केस से, बट उसका जो अगर ऑरिजिन देखें ओके उसका जो थोड़ा एक जो हम कह सकते हैं उसका जो शुरुआत हो गई थी वो सेकंड जजेस केस से हो गए थे। ओके मूविंग अहेड, कॉलेजियम सिस्टम, अभी जब इससे हमने डिस्कशन किया जो कॉलेजियम सिस्टम है ओके दैट इज 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कंसल्ट करके सीजे अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे, जिसे हम कह रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम। उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए in this system the appointment of judges the collegium will recommend the names of the candidate to the central government। यानी कि देखिए हमने जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 1998 में आफ्टर द थर्ड जजेस केस, वो बोले कि जो कॉलेजियम होगा वो रिकमेंड करेगा नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को ओके रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जिस किसी का भी नाम वो अपॉइंट करेंगे रिकमेंड करेंगे सॉरी उनको ये अपना प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो है उन्हें अपॉइंट करेंगे। आगे ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेंड द नेम्स ऑफ द प्रोपोज्ड कैंडिडेट्स फॉर कंसल्टेशन। ओके तो क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे वो भी नाम सेंड करेंगे प्रोपोज जो कैंडिडेट होंगे फॉर कंसल्टेशन। ओके यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नाम भेज सकते हैं, लेकिन दैट शुड बी कंसल्टेशन दैट विल बी डिस्कस्ड बाय द कॉलेजियम सिस्टम ओके बाय द 4 मेंबर्स और या फिर 4 जजेस जो हम बोलते हैं। द अपॉइंटमेंट प्रोसेस टेक्स अ लॉन्गर टाइम सिंस देयर इजंट ए फिक्स्ड टाइम लिमिट फॉर इट। तो इसका जो एक ड्रॉबैक्स अगर हम कंसिडर करें कॉलेजियम सिस्टम का ओके ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बिकॉज इसके लिए जो ये जो प्रोसेस है रिकमेंडेशन भेजने के लिए इसके लिए कोई फिक्स टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है। ओके इफ द कॉलेजियम रिसेंट्स द सेम नेम अगेन द गवर्नमेंट हैज टू गिव इट्स असेंट टू द नेम्स, यानी कि जो रिकमेंडेशन कॉलेजियम भेजेगी गवर्नमेंट के पास उसे वापस गवर्नमेंट भेज सकती है फिर से रिकंसिडरेशन करने के लिए। अगर फिर से अगर वसी नाम को ही अगर ये अपना कॉलेजियम रिकमेंड करते हैं अपॉइंट करने के लिए, देन द गवर्नमेंट हैज टू गिव इट असेंट्स, यानी कि प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करने के लिए मैंडेटरी रहेंगे। ओके नेक्स्ट, द कॉलेजियम सिस्टम फेस ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। ये जो सिस्टम था इसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म उठा था, बहुत प्रॉब्लम बहुत इश्यूज हुए थे। ओके नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट बट ऑल्सो फ्रॉम सिविल सोसाइटी। क्यों? बिकॉज द मेन रीजन वॉज इट लैक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो 4 मेंबर्स यानी कि जो कॉलेजियम के मेंबर्स हैं वो जो भी रिकमेंडेशन या फिर जो भी डिसीजन ले लेंगे दैट वाज नॉट ट्रांसपेरेंट।
वो कैसे, किस बेसिस पे, किस क्वालिफिकेशंस को बेस करके, कौन से क्राइटेरियाज को बेस करके अपना जो जजेस का नाम रिकमेंड कर रहे हैं, दैट वाज नॉट ट्रांसपेरेंट, वो किसी को नहीं पता था अपार्ट फ्रॉम दोज 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस एंड अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो उनके अलावा किसी और को ये पता नहीं था कि वो जो जजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज करेंगे, जिन्हें कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाएगा, तो दैट जो क्राइटेरियाज था या फिर कौन से बेसिस पे वो उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो किसी को भी पता नहीं था। इसलिए ये जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर आप कह सकते हैं मतलब एक सेंस ऑफ नेपोटिज्म आ गया था। ओके, तो जिसे वो फेवर करेंगे, जिसे वो सपोर्ट करेंगे, उसी को ही वो क्या करते थे नॉर्मली। ओके, तो ऐसा एक डाउट आ गया था इवन इन द सिविल सोसाइटी एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस लेड टू द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014। देखिए, तो इस जो प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस चला था, इसे एंड करने के लिए, ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी ये जो कॉलेजियम सिस्टम में, इसके ऑल्टरनेटिव एक ढूंढा गया, और वो ऑल्टरनेटिव था आपका नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट, जो हम एनजेएससी कहते हैं। ओके, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ओके, ये इसी एक्ट के अंदर उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एनजेएससी को, टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए एक एक्ट लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखिएगा, 2014 में आया था। और उसी के अकॉर्डिंग नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट लाया गया, और एनजेएससी यानी कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो उसका गठन किया गया, बिकॉज जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर काम करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी एनजेएससी क्या है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसे हम इन शॉर्ट एनजेएससी कहेंगे, जो कि बेसिकली 2014 में आया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके, नेक्स्ट इसके रिलेटेड देखते हैं, एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, ये कह सकते हैं। द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जैसे कि हमने अभी देखा, अब 2014 एंड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014 रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम विद न्यू बॉडी कॉल्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएससी। तो एक नए बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन, नए बॉडी की गठन की गई, जो कि है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और इन शॉर्ट कैसे कहते हैं एनजेएससी। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, एनजेएससी टू वुड रिकमेंड नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो ये जो एनजेएससी था, इसका बेसिक पर्पस क्या था, दे वुड रिकमेंड नेम्स, और नाम रिकमेंडेशन देंगे किसके लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि कॉलेजियम सिस्टम कॉलेजियम करती हुई आ रही थी, उसका एक ऑल्टरनेटिव था एनजेएससी। ओके, और ये जो ट्रांसफर से रिलेटेड भी ये रिकमेंडेशंस भेजेंगे अपना हाई कोर्ट के जजेस के। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ एनजेएससी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो एनजेएससी बना था, उसका कॉम्पोजिशन क्या था, उसके मेंबर्स कौन कौन से थे। ओके, तो इसमें जो है कि बैलेंस रखा गया था। ओके, बिकॉज जो भी इश्यूज हो रहे थे, जो भी मेन प्रॉब्लम था जिसकी वजह से एनजेएससी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसे हटाने के लिए ये जो बैलेंस बहुत जरूरी था बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। देखिए, तो इसके जो अगर मेंबर्स अगर आप ध्यान से देखें, तो इसमें पहले तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि कॉलेजियम के अंदर भी थे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, यानी कि 3 मेंबर्स जुडिशियरी के। नेक्स्ट, लॉ मिनिस्टर रहेंगे इंडिया के, यानी कि एग्जीक्यूटिव के एक हो गई है। उसके साथ साथ 2 एमिनेंट मेंबर्स दैट आर चूजन बाय सिलेक्शन कमिटी, और जो सिलेक्शन कमिटी जो है वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ही चूज किए जाते थे। ओके, इलेक्ट किए जाते थे। तो ये जो हो गया, अगर आप देखें ध्यान से, तो 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे, वो जुडिशियरी के पार्ट थे, प्लस और जो 3 मेंबर्स, बाकी के जो 3 मेंबर्स थे, लॉ मिनिस्टर्स, और 2 एमिनेंट मेंबर्स जिन्हें गवर्नमेंट चूज करती थी सिलेक्शन कमेटी बना के, वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से थे। तो एक बैलेंस बन गए। ओके, 3 फ्रॉम द जुडिशियरी, 3 फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, टोटल 6 मेंबर्स थे एनजेएससी के अंदर, और वो रिकमेंड करेंगे अपना जो भी सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट होने चाहिए, उनका नाम रिकमेंडेशन देगी। तो इसमें एक चेक एंड बैलेंस जैसा हो गया, बिकॉज देखिए, अगर आपका अकेले, तो जुडिशरी अगर चाहेगी किसी के नाम रेकमेंड करके उसे सुप्रीम कोर्ट में लाना, तो नहीं कर सकती, बिकॉज मेजोरिटी होना चाहिए, यानी कि 3+1 एटलीस्ट 4 मेंबर्स, जो कि 3+1 मेंबर्स उसमें एग्री करना चाहिए। ओके, तो अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, देन इन दैट केस वो नहीं हो सकता। सिमिलरली, अगर एग्जीक्यूटिव सोलली भी चाहे अकेले, तो वो किसी का नाम रेकमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ओनली 3, और 3+1 की मंजूरी जरूरत है उन्हें। ओके, सो दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट वाई दिस एनजेएससी वाज बेसिकली टू मेक अ बैलेंस बिटवीन in case of the appointment of judges of the Supreme Court. देखते हैं नेक्स्ट। However, in 2015, लेकिन क्या हुआ 2015 में, the Supreme Court declared both 99th constitutional amendment as well as the NJSC Act as unconstitutional and void। लेकिन
हमें जैसे कि पता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जो कि जुडिशियल रिव्यू करके किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, असंवैधानिक है, तो उससे हटा सकता है। ओके, तो उसके हिसाब से वो राइट, वो पावर यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो अमेंडमेंट एक्ट था 1999 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और जो एनजेएससी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उन्हें ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दी। इसलिए बिकॉज उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि ये जो है ये हमारे जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंसी को हट करके है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है कि हमारे जो डिफरेंट बॉडीज है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, वो सेपरेट है और हर एक का एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंसी है। ओके, अपने अपने लिमिट्स में ही काम करेंगे एंड नॉन ऑफ देम शुड इंटरफेयर इन अदर्स वर्किंग और फंक्शनिंग। ओके, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें जब जुडिशियल एग्जीक्यूटिव आ जा रही है, देखिए एनजेएससी में जैसे कि हमने कहा कि एग्जीक्यूटिव का भी रोल आ रहा है, तो उसी वजह से ये एक इंडिपेंडेंसी जो था हमारे जुडिशियरी का, उसे ये हट कर रही थी। तो इसी वजह से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया और हटा दिया गया, यानी कि एनजेएससी अभी इसे नल एंड वॉइड कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, क्योंकि वो अपना जो इंडिपेंडेंस है उसे बरकरार रखना चाहते हैं, अपना जो सुप्रीमेसी कहें उसे वो मेंटेन रखना चाहते थे। ओके, इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस। ओके, नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ें, इसके बाद देखिए कॉन्सिक्वेंटली द कॉलेजियम सिस्टम बिकेम ऑपरेटिव अगेन। तो फिर से जैसे कि हम पता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन खत्म होने के बाद, एनजेएससी खत्म हो जाने के बाद, फिर से वो पुराना जो कॉलेजियम सिस्टम था 4 जजेस वाला जो कॉन्सेप्ट, ओके, वो फिर से ऑपरेटिव होने लगा। ओके, तो नेक्स्ट एक अगर हम डिफरेंस देखें, ओवरव्यू देखें, ओके, बिटवीन द एनजेएससी एंड कॉलेजियम सिस्टम क्या क्या है देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ देख सकते हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या था, इट वाज बेस्ड ऑन 3 जजेस केसेस, थर्ड जजेस केस ये जो आया था उसके हिसाब से कॉलेजियम सिस्टम बना था। और इसके हिसाब से जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर टू बी मेड बाय चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 4 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करके चीफ जस्टिस अपना रिकमेंडेशन भेजते थे एज पर दिस सिस्टम। इट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 सेज अपॉइंटमेंट टू बी मेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद जजेस एज प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। ओके, तो ये जो था कंसल्टेशन की बात की गई थी जिसे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, और इसी के बेसिस पर ये जो कॉलेजियम सिस्टम काम करता था। क्रिटिक्स सेज दैट इज ए क्लोज डोर सिस्टम विच लैक ट्रांसपेरेंसी। जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया, ये जो कॉलेजियम सिस्टम था इसे हटाने का एक ही रीजन था, ओके, वो था इट लैक ट्रांसपेरेंसी। ओके, इधर अगर हम देखें इस तरफ एनजेएससी क्या 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 प्रोविजंस है, देखिए एनजेएससी वाज अ बॉडी क्रिएटेड टू एंड द 2 डेकेड ओल्ड सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम। जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम चला हुआ रहा था जजेस को अपॉइंट करने का, उसे एंड करने के लिए एनजेएससी का गठन किया गया था बेसिकली। एंड इट वाज पास बाय लोकसभा ऑन अगस्त 13 2014, यानी कि इसी डेट पर ये पास हुआ था लोकसभा के द्वारा और नेक्स्ट डे राज्यसभा में पास हुआ था। तो अगर हम कहें ओवरऑल 2014 में जो एनजेएससी आया था, ओके, मींस इनटू द इट वाज एनफोर्स्ड, ओके, विच कंसिस्ट 6 पीपल्स। इसमें जो हमने अभी डिस्कशन किए 6 मेंबर्स थे, एक सीजेआई, 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके, लॉ मिनिस्टर और साथ ही 2 एमिनेंट पर्सन जिन्हें की एक सिलेक्शन कमेटी बना के गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ओके, तो इसका क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, क्या था इसका क्रिटिसिज्म, बेसिकली देखिए क्रिटिक्स सेज जजेस इन एनजेएससी विल नीड सपोर्ट ऑफ अदर्स टू पुश ए नेम थ्रू। यानी कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें किसी को अगर अपॉइंट करना है, ओके, जुडिशरी में ही जुडिशरी मेंबर्स को एक अपॉइंट करना है, तो उसके लिए उन्हें दूसरों की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी, यानी कि एग्जीक्यूटिव की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी। एंड दे थॉट और दे फियर्ड दैट इट वाज हर्टिंग द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, हर्ट कर रही थी, वायलेट कर रही थी। इसी वजह से इसे नल एंड वॉइड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इसे हटा दिया गया। ओके, नाउ द प्रिवेलेंट सिस्टम इज आवर कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से वो हम अपॉइंटमेंट होता है अभी। ओके, आगे देखते हैं रिमूवल के बारे में। ओके, रिमूवल ऑफ जजेस। अभी तो हमने ऑलरेडी देखे कि कैसे अपॉइंट होते हैं, रिमूवल का अभी कुछ प्रोविजंस है, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं थोड़ा सा। A judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of the President. ऑलरेडी ये हमने डिस्कशन कर चुके हैं, बिकॉज देखिए सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी जज को रिमूव करना है देन ओनली द प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम। ओके, बाय द ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। The President can issue the removal order only after an address by the Parliament has been presented to him in the same session for such removal। यानी कि देखिए उसी सेशन में जो है पार्लियामेंट रेकमेंड करेंगे, यानी कि पार्लियामेंट कहेंगे प्रेसिडेंट को, हमारे जो राष्ट्रपति को, तो इन दैट केस ओनली द प्रेसिडेंट कैन रिमूव ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि ये जो एड्रेस दिया जाएगा बाय द पार्लियामेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ होगा। ओके, ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए बाय द ईच हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल आर टू प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी।
यानी कि देखिए जो भी ये जब भी किसी सुप्रीम कोर्ट जज को आप रिमूव करना है, देन देयर आर ओनली टू ग्राउंड्स, दो ही बेसिस पे आप उन्हें निकाल सकते हैं। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ओके, और एक है इनकैपेसिटी, अगर वो इनकैपेबल हो जाते हैं टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, ओके। तो इन दैट केस ओनली ऑन द टू ग्राउंड्स ए सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड, ओके। नेक्स्ट, द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो ये जो एक्ट आया था 1968 में, जजेस इंक्वायरी एक्ट, ये रेगुलेट करता है या फिर ये प्रोविजंस प्रोवाइड करता है जिसकी बेसिस पे आप जजेस को रिमूव कर सकते हैं, और या फिर जिसे फॉलो करके जो प्रोसेस में आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है अभी देखते हैं पूरा डिटेल में। देखिए रिमूवल जो है, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये है उसका पूरा एंटायर इम्पीचमेंट प्रोसेस, ओके, इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए वन बाय वन हम प्रोसेस डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें पहला स्टेप, ए रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स, एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है वो रिमूवल मोशन, देन इट शुड बी साइंड बाय 100 मेंबर्स। अगर राज्यसभा में हो रहा है देन इट शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 15 मेंबर्स, ओके, इज टू बी गिवन टू द स्पीकर और चेयरमैन। तो ये जो रिमूवल मोशन पहले इंट्रोड्यूस करके उसमें जो रेस्पेक्टिव मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए, उसके बाद वो स्पीकर यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे जिस किसी भी हाउस का, लोकसभा है तो स्पीकर और राज्यसभा है तो चेयरमैन के पास ये सबमिट करेंगे, देंगे। द स्पीकर और चेयरमैन में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट, यानी कि इनके पास ये जो पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है स्पीकर और चेयरमैन के पास कि ये वो जो मोशन है, वो जो इम्पीचमेंट मोशन है होगा, उसे ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर रिफ्यूज भी कर सकते हैं। अगर रिफ्यूज कर देते हैं तो इन देन एंड देयर वो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ओके। अगर वो एडमिट करते हैं देन इन दैट केस आगे हम बढ़ सकते हैं। तो अगर वो एडमिट करते हैं तो इन दैट केस इफ इट इज एडमिटेड देन द स्पीकर ऑफ द चेयरमैन इज टू कॉन्स्टिट्यूट ए 3 member कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस। यानी कि अगर वो एडमिट कर देते हैं, स्पीकर या फिर चेयरमैन एडमिट करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा, एक 3 member कमेटी बनाया जाएगा, 3 सदस्यों का एक कमेटी बनाया जाएगा, और वो जो कमेटी होगा वो जो चार्जेस को अपना इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, वेदर जो मिसबिहेवियर हुआ या फिर जो दूसरा अकाउंट से, यानी कि जो हम इनकैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो कितना दूर सही है, ओके, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। नेक्स्ट, द कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस और ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो जो कमेटी 3 member वाली कंस्टिट्यूट की जाएगी उसमें चीफ जस्टिस होना चाहिए और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, और एक डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट रहेंगे। वो 3 कमेटी, वो जो कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी उसके मेंबर्स। इफ द कमेटी फाइंड्स द जज टू बी गिल्टी, अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी, अगर ये जो ग्राउंड्स अगर प्रूव हो जाते हैं, द हाउस कैन टेक अप कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। उसके बाद जो मोशन है वो कंसिडरेशन की जाएगी विद इन द हाउस, ओके। उसके ऊपर डिस्कशन करके वो जो डिफरेंट क्या क्या सारे रीजन्स हैं उसे डिस्कशन होगा और कंसिडरेशन में लिया जाएगा। आफ्टर द मोशन इज पास बाय ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी भी से भी पास करना पड़ेगा। यानी कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ओके, प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, ओके, 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स प्लस होल, दैट इज एज वी कॉल 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होना चाहिए। तो इन दैट केस अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, एन एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द जज, उस केस में उसके बाद प्रेसिडेंट को ये प्रेजेंट किया जाएगा फॉर द रिमूवल। अब फाइनली जो प्रेसिडेंट रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे, वो रिमूव करने के लिए ऑर्डर दे देंगे, ओके, परमिशन दे देंगे टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपको ये यूजफुल लगा हो, एडवांटेजेस लगा हो, देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट and do subscribe to our channel. Thank you friends.